हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको कुछ पैरानॉर्मल घटनाएं बताने वाला हूं जो कि एक घर में कुछ लोगों के साथ घटी थी। ये सारी घटनाएं मुझे रेडिट से मिली हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई अजीब सी घटना घटी हो तो वो सारी घटनाएं आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप में से बहुत लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जैसे अभी तक आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, आगे भी करिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। ये पहली घटना दो बहनों के साथ घटी है, रोज डिकोस्टा और मैरी डिकोस्टा। और अब आगे की घटना मैं आपको रोज के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम रोज है। ये घटना हम दोनों के साथ 1998 में घटी थी। मैरी मेरी छोटी बहन है। हम दोनों में करीबन 3 साल का अंतर है। मॉम डैड की कई साल पहले एक्सीडेंट से मौत हो गई थी। उसके बाद हम दोनों बहनें साथ अकेले ही रहते हैं। मेरी उम्र 25 साल की है और मैरी 22 साल की है। डैड के जाने के बाद हम उतना महंगा घर अफोर्ड नहीं कर सकते थे। हम रेंट पर रहते थे। तो मैंने और मैरी ने डिसाइड किया कि हम कोई दूसरे एरिया में एक छोटा सा घर लोन पे ले लेंगे और फिर धीरे धीरे जॉब करके उस लोन को चुकाते रहेंगे। मैं एक रेस्टोरेंट में काम करती थी और मैरी को पेंटिंग करने का बहुत शौक था। हमने कई ब्रोकर से बात की लेकिन हमें हमारे बजट के हिसाब से कोई घर नहीं मिल रहा था। फिर हमें एक ब्रोकर ने एक घर के बारे में बताया जिसके ओनर्स वहाँ पर बहुत सालों पहले रहते थे और अब उनके ओनर्स शिफ्ट होके कहीं और चले गए हैं और वो घर काफ़ी दिनों से बंद है। घर शहर से थोड़ा आउटर में था। उस घर के चारों तरफ ढेर सारे बड़े बड़े पेड़ हैं। पहले वो किसी का फार्म हाउस था लेकिन बाद में उसको एक घर में रेनोवेट करा दिया गया था। मैं और मैरी उसको देखने गए थे। उस घर को पहली बार देख के मुझे उसमें रहने का तो बिल्कुल भी मन नहीं किया था। पुरानी खिड़कियां, दीवारें जिनसे पेंट उजड़ा हुआ था, उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस भी नहीं की गई थी। लेकिन वो हमारे बजट का घर था। मैरी ने मुझसे बोला कि हम फिलहाल कुछ सालों के लिए यहाँ पर रुकते हैं और जब हमारी फाइनेंशियल हालत थोड़ी ठीक हो जाएगी तो हम इस घर को बदल देंगे। जब हमने उस घर को अंदर से देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। बाहर से दिखने में वो बहुत छोटा लग रहा था। 2 कमरे, एक बड़ा सा डाइनिंग एरिया जहाँ पर बहुत ही अजीब अजीब पेंटिंग रखी हुई थी। पुराने ओनर्स के कुछ सामान भी वहाँ पर रखे हुए थे और वो पूरा सामान हमें घर के साथ ही दे रहे थे। हमें थोड़ी सी डील अच्छी लगी और मैरी को भी वो घर पसंद आया क्योंकि उसको वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शांति मिलती ताकि वो अपनी पेंटिंग वहाँ पर कर सके। हमने डिसाइड किया और सारे पेपर्स साइन करके उस घर में रहना चालू कर दिया। उस घर को ठीक से साफ सफाई करवाने में और उसमें थोड़ा बहुत काम करवाने में हमें करीबन 1 महीने से ज़्यादा लग गए। मैं अपनी जॉब भी कर रही थी। मैरी पूरा दिन घर में अकेली ही रहती थी। उसके ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे। मॉम डैड के जाने के बाद मैरी को काफ़ी ज़्यादा बुरा सदमा लगा था, इसलिए वो ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करती थी। उस दिन मैं जॉब में गई थी। मुझको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला था। मैंने मैरी से कहा था कि मैं ओवर टाइम करके आऊँगी जिसके मुझे अच्छे पैसे भी मिल रहे थे और पैसों की ज़रूरत इस वक्त हमें बहुत ज़्यादा थी। मैरी भी पेंटिंग के साथ साथ आर्ट गैलरीज में जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी ताकि उसकी पेंटिंग कहीं पर सेलेक्ट हो जाए। घर का थोड़ा बहुत काम बाकी था जो कि मैंने मैरी को बोल दिया था कि प्लम्बर्स और इलेक्ट्रिशियंस आके घर के उस काम को ठीक कर देंगे। उस दिन बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। मेरी नाइट शिफ्ट थी। मैरी घर में अकेली थी। मैंने मैरी को इन्फॉर्म कर दिया था कि काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है और अगर इस वक्त रात में कोई भी आए तो तुम घर मत खोलना। उस घर की सबसे अजीब बात तो ये थी कि उसमें बहुत ही बड़ा सा बेसमेंट था जिसमें बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी। मैंने इलेक्ट्रिशियन को उसी बेसमेंट में लाइट सेटअप करने के लिए बुलाया था और घर के ऊपर वाले हिस्से में बहुत ही खाली एरिया था। वो एक तरह का स्टोर रूम था जहाँ पे पुराने ओनर्स ने अपने बहुत पुराने सामान रखे हुए थे। हमें उसे भी खाली करना था। मैरी पूरी रात घर पर थी। मैरी ने मुझे फिर फ़ोन किया। वो कह रही थी कि उसे कुछ अजीब नहीं लग रहा है और मैं घर चली आऊँ, पर मैं अपनी शिफ्ट छोड़ के नहीं आ सकती थी। मैंने मैरी से बोला कि दिक्कत क्या हो गई है। मैरी ने बताया कि एक लड़की
उसके घर के सामने खड़ी है और वो वहीं पर ही बारिश में खड़े होकर मैरी को चुपचाप देख रही है। जंगल के बीच में हमारा घर था। मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। मैरी ने जब अपनी ये बात बताई तो मैं अपनी ऑफिस छोड़ के तुरंत घर की तरफ गई। उस वक्त डैड की कार भी मुझे चलानी आती थी। मैं उनकी कार लेके करीबन 1 घंटे में अपने घर पहुंच गई। जब मैं उस घर में पहुंची तो बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। रात में पहली बार मैंने उस घर को देखा था। जंगल के बीच में हमारा घर किसी भूत बंगले से कम नहीं लग रहा था। पावर भी डाउन था, शायद फ्यूज उड़ गया था। मैं तुरंत घर के पीछे वाले हिस्से में गई तो मैंने देखा कि फ्यूज पूरी तरीके से जल गया है। मैंने इमरजेंसी लाइट्स को ऑन किया जिससे घर में थोड़ी रोशनी हो गई। मैं मेन दरवाजे पर जाके नॉक करने लगी, लेकिन मैंने देखा कि दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ था। मैंने जब दरवाजे को खोला तो मैंने देखा कि बाहर की तरफ से अंदर की तरफ कुछ फुटप्रिंट्स गए हुए हैं और वो गीले पैरों के फुटप्रिंट्स थे। वो गीले पैरों के फुटप्रिंट्स उसी बेसमेंट की तरफ जा रहे थे जहां पर लाइटिंग बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगा कि शायद हमारे घर के अंदर कोई घुस गया है। मैंने अपने साइड में रखी हुई बेसबॉल स्टिक उठा ली और उसके बाद मैरी को आवाज़ देने लगी। उसकी कोई भी आवाज़ नहीं आई। मैं चुपचाप मैरी के रूम में गई तो मैंने देखा कि वो अपने बेड के पीछे चुपचाप बैठी हुई है और खिड़की के बाहर देख रही है। उसने अपने कमरे में अंधेरा कर रखा था और बहुत ही अजीब सी डरावनी पेंटिंग्स बना रखी थी। उन पेंटिंग्स में एक लड़की थी जो घर के बाहर से खड़ी होकर हमें ही देख रही थी। बहुत ही अजीब सा सीन था वो। मैं मैरी के रूम के दरवाजे पर ही खड़ी थी और वो खिड़की की तरफ देख रही थी। मैंने उसको आवाज़ दी लेकिन उसने मेरी आवाज़ जैसे सुनी ही नहीं। मैंने दोबारा मैरी को आवाज़ दी, फिर वो मेरी तरफ पीछे घूमी तो मैंने देखा कि वो मैरी नहीं है, वो कोई और लड़की थी। उसके बाल पूरे गीले थे, उसका चेहरा एकदम चमक रहा था, उसकी आंखें एकदम काली थी। मुझे देख के वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाई और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने बेसबॉल स्टिक को वहीं पर फेंक दिया और घर के बाहर की तरफ भागने लगी। जब मैं घर के बाहर भाग रही थी तो मैं सीढ़ियों से फिसल के गिर गई और मैरी वहीं साइड में ही बैठी हुई थी। मैरी भागते हुए मेरे पास आई। उसने मुझसे बोला कि आखिर मुझे क्या हो गया है। मैंने उसे बताया कि तुम्हारे कमरे में ऊपर कोई लड़की है जो कि बहुत ही अजीब से दिख रही है, और जब मैं तुम्हें बुला रही थी तो तुमने मुझे आवाज़ क्यों नहीं दिया। मैरी ने बोला कि वो वॉशरूम में थी। मैंने जब मैरी से दोबारा पूछा कि तुमने फ़ोन पर मुझे बताया था कि तुम्हें घर के बाहर कोई लड़की खड़ी दिखाई दे रही है, तो उसने बोला हाँ, मैं अपने कमरे में पेंटिंग कर रही थी और तभी मुझे घर के बाहर बारिश में एक लड़की खड़ी दिखाई थी जो कि मुझे ही देख रही थी। मैंने उससे पूछा भी कि तुम कौन हो, पर उसकी कोई भी आवाज़ नहीं आई। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, इसलिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया और कुछ देर बाद मैं किचन में काम करने चली गई और फिर तुम आ गई। जब उसने ये बात मुझे बताई तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा। मैंने उसको ये भी बताया कि मैंने तुम्हारे कमरे में एक अजीब सी लड़की को देखा जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी। हम दोनों फिर उसके कमरे में गए। उसका कमरा पूरा खाली था, वहाँ पर कोई भी नहीं था, और जो अजीब सी पेंटिंग मैरी ने बनाई हुई थी मैं उसी को ही देख रही थी। मैंने उससे पूछा कि इतनी अजीब सी पेंटिंग तुमने क्यों बनाई। उसने कहा उसे कुछ भी याद नहीं कि उसने ये पेंटिंग कब बनाई है। जब उसने पेंटिंग स्टार्ट करना चालू किया था तो ये पेंटिंग ऐसी नहीं थी। जब उसने उस लड़की को देखा उसके बाद ये पेंटिंग अपने आप बन गई। बहुत ही अजीब सी चीज़ें हो रही थी वहाँ पे। पावर कट दोबारा हो चुका था। मैं और मैरी दोनों लोग कमरे में थे, तभी हमें नीचे के बेसमेंट से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। शायद वो कोई कांच की चीज़ थी। हम भागते हुए नीचे गए तो बेसमेंट में बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था और उसके अंदर से हमें किसी लड़की के रोने की आवाज़ आ रही थी। हम दोनों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम उस बेसमेंट के अंदर जाएं। वहाँ पर एकदम अंधेरा था। जहाँ पर हम थे वहाँ पर बहुत ही हल्की रोशनी थी। बारिश तेज हो रही थी। बिजली की चमकने की वजह से हल्की फुल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। तभी हमें बेसमेंट के अंदर से कोई चीज़ बाहर निकलती हुई नजर आई। किसी ने हमारी तरफ कांच की एक बोतल फेंकी। हम दोनों बच गए, वरना वो हमें लग जाती। वहाँ पर कुछ बहुत ही ज़्यादा अजीब हो रहा था। उस लड़की के रोने की आवाज़ हमें दोबारा आने लगी। मैं और मेरी बहन ये समझ गए थे कि ये घर अजीब है, इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ अजीब हरकत हो रही है। हम दोनों लोग तुरंत घर से बाहर चले गए
और बाहर की तरफ जाके घर के अंदर देखने लगे। वहां पर हमें वही लड़की दोबारा टहलते हुए नजर आई। मैं और मेरी बहन दोनों लोग पूरी रात घर के बाहर ही थे और वो लड़की पूरी रात मैरी के कमरे में ही थी। वो उसके कमरे की खिड़की से हमें देख रही थी। हम किसी को कनेक्ट भी नहीं कर सकते थे क्योंकि फ़ोन घर के अंदर था और हम दोनों पूरी रात उसी बारिश में खड़े थे। और उसके बाद हम जाके अपनी डैड के कार में बैठ गए और अपने डैड की कार में बैठे हुए ही हम अपने घर को देख रहे थे, जो कि उस वक्त बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था। पूरी रात बारिश नहीं रुकी और दिन में भी बारिश हो रही थी। उस वक्त सुबह के करीब 7 या 8 बज रहे थे। मैंने और मैरी ने हिम्मत की कि हम लोग घर के अंदर जाएं। मैरी नहीं जा रही थी लेकिन मैं उसे लेकर गई। जब हम लोग घर के अंदर गए तो सब कुछ एकदम नॉर्मल था। कुछ देर बाद इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर भी आ गया। वो हम दोनों को देख रहा था। उसने हमसे पूछा कि कोई प्रॉब्लम है क्या। हमने उसे कुछ भी नहीं बोला। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिशियन से बोला कि वो जाके बेसमेंट में लाइट फिक्स कर दे और उसने वही किया। जब उसने बेसमेंट की लाइट को फिक्स कर दिया तब मैं और मैरी नीचे बेसमेंट की तरफ गए। हम देख के हैरान हो गए थे। वहां पर एक बेड रखा हुआ था और एक अजीब सा कबर्ड भी था जो किसी बच्चे के कमरे जैसा लग रहा था। वहां पर किसी बच्चे का रूम था, पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि कोई अपना रूम बेसमेंट में क्यों ही बनाएगा। वहां पर ढेर सारे बच्चों की खेलने की चीजें भी थी। हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब चीजें किसकी हैं। हमने फिर उस ब्रोकर को भी बुलाया जिसने हमें उस घर को दिलाया था। उस ब्रोकर ने कहा कि ये सारे कपड़े और जितने भी सामान है पुराने ओनर की बच्ची की हैं, जिसकी मौत इसी घर में हो गई थी। उसकी मौत करंट लगने से इसी बेसमेंट में हुई थी और उसके बाद उन्होंने इस घर को बदल दिया और वो कहीं और जाके शिफ्ट हो गए क्योंकि उन्हें अपनी बच्ची की याद यहाँ पर आती थी। उस ओनर की वाइफ यानी कि बच्ची की माँ ये कहती थी कि उसको इसकी बच्ची इस घर में दिखाई देती है। जब हम बेसमेंट में गए और हमने जाके उस बच्ची की फोटोग्राफ्स देखी जो कि दीवार पे ही लटकी हुई थी, तो हम दोनों बहनें हैरान हो गए थे। ये उसी बच्ची की फोटोग्राफ थी जो कल रात में हमें दिखाई दी थी। हम दोनों ये साफ साफ समझ गए थे कि उसकी आत्मा अभी भी इस घर में भटक रही है। हमने इसके बारे में उस ब्रोकर को भी बताया। हालांकि उस ब्रोकर को हमारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन हमने उसे ये बोला कि वो जल्द से जल्द इस घर को बेच दे और इससे जो पैसा आए उसके हमें एक नया घर सजेस्ट करे क्योंकि हम लोग यहाँ से शिफ्ट होना चाहते हैं। करीब 1 महीने तक हम दोनों बहनें दोबारा उस घर से बाहर रेंट पर रह रहे थे और उसके बाद 1 महीने बाद हमने उस घर को बेच दिया और हम कहीं और जाके शिफ्ट हो गए। लेकिन वो घर आज भी शायद वहीं पर ही है। मुझे नहीं पता कि उसमें उस लड़की की आत्मा अभी भी घूम रही है या नहीं, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम बच गए और वो लड़की बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि कोई उसके घर में रहे। तो दोस्तों ये थी पहली घटना। अब मैं आपको एक दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये दूसरी घटना थोड़ी छोटी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। ये घटना घटी थी एल्फ्रेड नाम के एक आदमी के साथ और अब आगे की घटना मैं आपको एल्फ्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। इस वक्त मेरी उम्र 55 साल की है। जब मेरे साथ ये घटना घटी तब मैं करीब 30 या 31 साल का था। मेरा काम था कि मैं डेड बॉडीज को एक्सीडेंट वाली जगह से हॉस्पिटल ले जाता था। एक तरह से कह सकते हैं कि मैं एक एम्बुलेंस ड्राइवर था, लेकिन मैं हमेशा बैकअप में रहता था। जब एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती थी तो मुझे ही बुलाया जाता था। उस वक्त काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी। 2 डेड बॉडीज थी। एक्सीडेंट हो गया था। ऑन द स्पॉट दोनों महिलाओं की मौत भी हो गई थी। उनमें से एक महिला एक बूढ़ी औरत थी और दूसरी उसकी उम्र करीब 25 साल की थी। दोनों का एक्सीडेंट एक कार से हुआ था। ये दोनों लोग रोड क्रॉस कर रही थीं और तभी वो कार आई और उस कार ने दोनों महिलाओं को रोड पे ही टक्कर मार दी और दोनों लोग मर गए। कार के ड्राइवर को तो उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा नशे में था और उसकी कार भी बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो गई थी। सबसे पास में मैं ही था तो मैं तुरंत लोकेशन पर पहुंचा। खून पूरे रोड पे बिखरा हुआ था। बारिश की वजह से खून बहते हुए साइड की नालियों में जा रहा था। मैंने जल्दी जल्दी दोनों बॉडीज को उठाया और पुलिस वालों की मदद से एम्बुलेंस में डाल लिया। जहां पर मुझे उन दोनों डेड बॉडीज को लेके जाना था
वो हॉस्पिटल एक्सीडेंट वाली लोकेशन से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर था। उस वक्त रात के करीब 9 बज रहे थे। मैं एम्बुलेंस लेके तुरंत वहीं पर ही जा रहा था। मैं अकेला था और दोनों डेड बॉडीज को मैंने प्लास्टिक बैग में पैक किया हुआ था। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैं चुपचाप एक सुनसान रास्ते पर गाड़ी चला रहा था। उस समय रोड पर कोई और कार भी नहीं थी। हॉस्पिटल में बस 5 से 10 मिनट में पहुंचने वाला था। जल्दी जल्दी में शायद मैंने एम्बुलेंस के पीछे के दरवाजे को बंद नहीं किया था। जब मैं गाड़ी चला रहा था तभी एक बहुत बड़ा सा स्पीड ब्रेकर आया, जिस पे गाड़ी चढ़ी और झटका लगने की वजह से पीछे का दरवाज़ा खुल गया। मैं तुरंत गाड़ी रोका और तुरंत बारिश में ही उतर के जाके पीछे के दरवाजे को बंद करने लगा। मैंने दोनों डेड बॉडीज़ को दोबारा देखा। वो मुझे देखने में बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। पहली बार मैं उन डेड बॉडीज़ से बहुत ज़्यादा डर रहा था। इससे पहले मैंने हज़ारों डेड बॉडीज़ को हॉस्पिटल पहुंचाया है, लेकिन आज तक कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। उस सुनसान हाईवे पे मैं अकेला था, 2 डेड बॉडीज़ और एम्बुलेंस, दूर दूर तक कोई भी नहीं। मैंने तुरंत एम्बुलेंस के दरवाजे को बंद किया और जाके दोबारा गाड़ी को स्टार्ट करने लगा। 2-3 बार गाड़ी मैंने स्टार्ट की, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। शायद इंजन में पानी चला गया था। मैं तुरंत गाड़ी से नीचे उतरा और आगे का बोनेट खोल के गाड़ी को चेक करने लगा। कुछ देर बाद गाड़ी को ठीक कर दिया और वो स्टार्ट हो गई। तभी मुझे एम्बुलेंस के पीछे का दरवाज़ा खुलने की दोबारा आवाज़ आई। मैंने गाड़ी का बोनेट नीचे रखा और तुरंत एम्बुलेंस की तरफ देखने लगा। मैंने देखा कि पीछे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं भाग के पीछे की तरफ गया तो मैं देख के हैरान हो गया। जो लड़की की डेड बॉडी थी वो तो वैसे की वैसे वहीं पर ही पड़ी हुई थी, लेकिन उस बूढ़ी औरत की डेड बॉडी एम्बुलेंस के नीचे पड़ी हुई थी और जिस प्लास्टिक बैग में मैंने उसे पैक किया हुआ था उसकी जिप खुली हुई थी और उसका पैर उस प्लास्टिक बैग के बाहर निकला हुआ था। उसको देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। उस बूढ़ी औरत का वेट काफ़ी ज़्यादा था। मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं जाके उस बॉडी को दोबारा छूऊं। तभी मेरे एम्बुलेंस से वॉकी टॉकी की आवाज़ आने लगी। हॉस्पिटल से आया था वो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं अभी तक हॉस्पिटल क्यों नहीं पहुंचा। मैंने तुरंत वॉकी टॉकी पर उन्हें इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड की कि गाड़ी में कुछ दिक्कत आ गई थी, अब गाड़ी ठीक हो गई है और मैं अब उसे लेकर आ रहा हूँ। मुझे उस वक्त बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। मैंने उस डेड बॉडी को किसी तरह उठाया और गाड़ी में दोबारा लोड किया, दरवाजे को बंद किया और दोबारा गाड़ी को चलाने लगा। जब मैं थोड़ा सा और आगे पहुंचा तो मुझे डर बहुत ज़्यादा लग रहा था। मैंने तभी अपनी गाड़ी के बैक मिरर में देखा और वही बूढ़ी औरत जिसको मैंने अभी गाड़ी में रखा था वो एम्बुलेंस के पीछे ही खड़ी थी। मैं तुरंत चौंक गया और एम्बुलेंस के पीछे की तरफ देखने लगा। उसकी डेड बॉडी वहीं पर ही थी। दोनों डेड बॉडी वैसी ही रखी थी जैसे मैंने अभी रखा था। मैंने दोबारा बैक मिरर में देखा और वहां पर कोई भी नहीं था। मैं समझ गया था कि हो ना हो उस बूढ़ी औरत की आत्मा अभी भी इस डेड बॉडी के पास ही है। मैंने तुरंत एम्बुलेंस को जितनी तेज हो सके उतनी तेज चलाया ताकि मैं जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंच जाऊं। करीबन 5 मिनट बाद मैं हॉस्पिटल पहुंच भी गया। मैंने वहां पर बॉडीज को हैंडओवर किया और फिर वहां से चला गया। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। इसके बारे में मैंने किसी को बताया भी नहीं और ये घटना बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। घर आने के बाद मैं करीबन 2 से 3 रात तक सोया तक नहीं, क्योंकि उस बूढ़ी औरत का चेहरा मेरी आंखों के सामने बार बार घूम रहा था। वो मेरा कोई वहम नहीं था, लेकिन ये जो घटना मेरे साथ घटी ये बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। तो ये थी एक दूसरी घटना। अब मैं आपको एक तीसरी घटना बताने वाला हूं। ये तीसरी घटना रेड नाम के एक आदमी के साथ घटी थी और अब आगे की घटना मैं आपको रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम रेड है। यह घटना मेरे साथ सन 2000 में घटी थी। यह घटना है नॉर्थ कैरोलिना की। उस वक्त मेरे पास जॉब नहीं थी। उम्र 25 साल की थी। मेरा एक दोस्त डेविड था। वो एक होटल में काम करता था। होटल के रिसेप्शन पे उसका जॉब था। उसने मुझे बताया कि नाइट शिफ्ट के लिए रिसेप्शन पे किसी की ज़रूरत होती है। उसकी शिफ्ट शाम तक ख़त्म हो जाती है और रात में जो लोग टूरिस्ट चेक इन करते हैं उनके लिए रिसेप्शन पे कोई भी नहीं होता है। मैंने उससे बात की और वो जॉब मुझे मिल गई। डेविड मेरी बहुत मदद करता था। उसने मुझे सारे प्रोसीजर्स अच्छे से सिखाए।
जहाँ पर वो होटल था वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती थी। टूरिस्ट बहुत ही ज़्यादा आते थे। सीज़न में तो कई बार रूम्स भी अवेलेबल नहीं होते थे और टूरिस्ट को वापस जाना पड़ता था। लेकिन ऑफ सीज़न में वही भरा हुआ होटल एक सुनसान कब्रिस्तान हो जाता है। स्टाफ में ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, मुश्किल से 3 या 4 लोग। सीज़न कम होने की स्टाफ में सिर्फ 1 या 2 लोग ही होते हैं। मैंने अपनी ज्वाइनिंग ऑफ सीज़न में ही की थी। वो पूरा होटल पहाड़ों के बीच में ही बना हुआ था। और भी कई होटल्स थे, लेकिन रात में वहाँ पर एकदम शांति हो जाती है। रात में बहुत कम ही लोग चेक इन करने आते हैं और ऑफ सीज़न में तो वो भी नहीं आता। 2 दिन की शिफ्ट मैंने वहाँ पर कर ली थी। तीसरे दिन जब मैं अपनी शिफ्ट पर पहुंचा तो डेविड अपनी शिफ्ट खत्म करके घर जा रहा था। मैंने डेविड से पूरे दिन की अपडेट ली। उसने मुझे बताया कि पूरे दिन में सिर्फ 3 कपल्स ने चेक इन किया है, जिसमें से एक कपल बूढ़ा कपल है। उन दोनों में एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत भी थे, जिनकी उम्र करीब 55 साल की थी, और 2 यंग कपल थे जो कल मॉर्निंग में ही चेकआउट कर देंगे। मैंने उससे पूरी डिटेल ले ली। उस वक्त स्टाफ में सिर्फ एक ही लड़का था जिसका नाम पीटर था। उस वक्त पूरे होटल में सिर्फ 3 कपल, मैं और पीटर ही थे। मैं रिसेप्शन पे बैठा हुआ था और पूरे दिन की अपडेट्स देख रहा था। उस वक्त रात के करीब 12 बज रहे थे। बाहर एकदम सन्नाटा था। पूरा होटल किसी कब्रिस्तान से कम नहीं लग रहा था। डेविड भी किचन में रेस्ट कर रहा था और सब लोग सो रहे थे। वो पूरा होटल करीबन 3 फ्लोर का बना हुआ था। मैंने सोचा कि मैं एक बार सारे फ्लोर्स पे जाके एक राउंड मार लूँ, चेक कर लूँ कि सब कुछ ठीक है या नहीं। मैंने वैसा ही किया। जिन 3 रूम्स में टूरिस्ट आए हुए थे, मैंने उन 3 रूम्स को भी बाहर से चेक किया था और सब कुछ ठीक था। सारे फ्लोर्स पे राउंड लगाने के बाद मैं दोबारा रिसेप्शन पे आकर बैठ गया और अपना काम करने लगा। ऊपर के 2 फ्लोर्स एकदम खाली थे और फर्स्ट फ्लोर पे ही तीनों कपल्स रह रहे थे। तभी मुझे ऊपर के फ्लोर से किसी बच्चे के हंसने की आवाज़ आई। उस आवाज़ को सुन के मैं एकदम चौंक गया था। मैंने फिर रजिस्टर को चेक किया। रजिस्टर में किसी भी बच्चे के बारे में कोई भी डिटेल नहीं दी गई थी। मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर वो बच्चा वहाँ पर कैसे पहुँचा। मैं तुरंत फर्स्ट फ्लोर पे गया और जाके चेक करने लगा। वहाँ पर कोई भी नहीं दिखा। मैं ऊपर के 2 फ्लोर से भी चेक करके वापस आया, लेकिन मुझे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखा। मैं पहले फ्लोर पर राउंड लेते हुए फिर से नीचे की तरफ जा रहा था। तभी मैंने सुना कि जो बूढ़े कपल थे उनके रूम से किसी बच्ची की आवाज़ आ रही है, और वो एक छोटी बच्ची की आवाज़ थी। वो दोनों कपल्स उस बच्ची से बात कर रहे थे और मुझे लगातार उस बच्ची की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उस वक्त रात के करीब 2 बज रहे थे। मुझे उन्हें डिस्टर्ब करना भी ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन मुझे कंफर्म करना भी ज़रूरी था, क्योंकि मुझे मिली गई अपडेट के हिसाब से उस बच्ची को वहाँ पर नहीं होना चाहिए था। होटल की सिक्योरिटी उस वक्त मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने फिर उनके दरवाजे पर नॉक किया, जो कि बिल्कुल सही नहीं था, लेकिन उस वक्त मैं इंचार्ज था तो मुझे मजबूरन करना पड़ा। काफ़ी देर तक जब मैंने उनके दरवाजे को नॉक किया तो वो लोग बाहर नहीं आए और वहाँ पर एकदम शांति हो गई थी। मैं दोबारा अपने रिसेप्शन पर नीचे चला आया और बैठा रहा। मैंने सोचा कि कल जब वो लोग चेकआउट करेंगे तो मैं उनसे पूछ लूँगा कि आखिर वो बच्ची कौन थी। पूरी रात मुझे उसी बच्ची के हंसने की आवाज़ आती रही। मुझे ऐसा महसूस भी हो रहा था कि वो बच्ची फर्स्ट फ्लोर पर दौड़ रही है, सीढ़ियों से ऊपर नीचे चल रही है और उतर रही है। मैं बार बार उसकी आहट को महसूस कर सकता था। मैंने रात भर कई बार जाके चेक भी किया, लेकिन वो मुझे नज़र नहीं आई। 1-2 बार और मैं उन दोनों बूढ़े कपल्स के दरवाजे के बाहर जाके सुनने की कोशिश भी कर रहा था और मुझे साफ साफ उनकी आवाज़ आ रही थी। वो लगातार उस बच्ची से बात कर रही थी, और जब मैं दरवाजे को नॉक कर रहा था तो वो लोग दरवाज़ा भी नहीं खोल रहे थे। ये मेरा कोई वहम नहीं था। मैं तुरंत किचन में गया और मैंने पीटर को उठाया। वो काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में था। मैं पीटर को उठा के दोबारा फर्स्ट फ्लोर पर लेके गया और पीटर को वो आवाज़ नहीं आई। मैंने पीटर को बार बार बताने की कोशिश की कि मुझे किसी बच्ची की आवाज़ सुनाई दे रही है, लेकिन ताजुब की बात तो ये थी कि जब मैं पीटर को लेके वहाँ पर गया तो वहाँ पर कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं चुपचाप उसको उस कपल के दरवाजे के पास भी लेकर गया और अंदर एकदम खामोशी थी। उस वक्त रात के करीब 3 बज रहे थे। पीटर ने मुझसे बोला कि शायद मैं थका हुआ हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं था।
पीटर ने कहा कि अगर कोई और दिक्कत हो तो मैं उसे बुला लूँ। वो दोबारा अपने रूम में चला गया और मैं दोबारा रिसेप्शन पे आकर बैठ गया। करीब आधे घंटे तक मुझे ऐसा महसूस होता रहा कि वो बच्ची वहीं पर है और वहाँ जो कुछ भी घट रहा है वो मेरा कोई वहम नहीं है, लेकिन मेरे पास इस बात का कोई भी प्रमाण नहीं था। सुबह हुई, मेरी शिफ्ट चेंज होने वाली थी। डेविड तुरंत आया और मैंने उसको रात में घटी हुई सारी बातें बताई। डेविड ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है, वो दोनों बूढ़े कपल अकेले ही थे। मैं फिर वहां से नहीं गया और डेविड के साथ वहीं पर ही खड़ा रहा जब तक उन दोनों बूढ़े कपल्स ने चेकआउट नहीं कर दिया। वो दोनों बूढ़े कपल भी आए। मैंने उनको देखा। उनकी आंखों को देख के बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो दोनों पूरी रात नहीं सोए। उनके हाथ में बैग था और एक कांच का जार भी था जिसको उन्होंने अपने पास बहुत संभाल के रखा हुआ था। मुझे कुछ ना कुछ डाउट ज़रूर हुआ। जब उन्होंने चेकआउट किया और होटल से बाहर जाने लगे तो मैं भाग के उन दोनों कपल्स के पास गया और मैंने उनसे पूछा कि सर आपको रात में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? उन्होंने कहा नहीं। मैंने उनसे ये भी बोला कि आप लोग की आंखों को देख के लग रहा है कि आप लोग रात भर सोए नहीं हैं। उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है और वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी में थे। जाते वक्त मैंने उनसे एक सवाल और पूछा कि आपके साथ कल कोई और भी था क्या? वो दोनों लोग मुझे एक साथ घूर के देखने लगे। ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे कोई ऐसी चीज़ पता चल गई हो जो उन्हें किसी को ना बतानी हो। वो लोगों ने बोला नहीं, हमारे साथ और कोई भी नहीं था। जाते वक्त मैंने उनसे एक आखिरी सवाल पूछा कि इस कांच की जार में क्या है? उन्होंने कार में बैठने से पहले मुझे बताया कि इसमें उनकी पोती की अस्थियां हैं जो कि मर चुकी है। जब उन्होंने ये बात मुझे बताई तो मुझे सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन मैंने इसके बारे में ज़्यादा उनसे पूछताछ नहीं की। वो लोग वहाँ से चले गए थे और फिर मैं अपनी शिफ्ट ओवर करके अपने घर चला गया था। मुझे पूरे दिन नींद नहीं आई क्योंकि मैं उसी के बारे में ही सोच रहा था। अगले दिन रात में अपनी शिफ्ट दोबारा करने लगा और अगले दिन मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मतलब वो दोनों बूढ़े बूढ़ी के साथ शायद उनकी पोती की आत्मा भी थी जो रात भर भटक रही थी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये घटना बहुत ही ज़्यादा अजीब थी और ये एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस। तो दोस्तों ये थी कुछ घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।